हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब सही हैं, सब ठीक चल रहे हैं। अपना खुद का सब लोग प्लीज ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे हैं और लापरवाही ना कीजिए। कहने का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क लगाकर चलिए, है ना। तो थोड़ी सी भी बेध्यानी करी, लापरवाही करी तो परेशानी ना हो जाए, वो वक्त ना आए दोबारा। इसके लिए एक छोटी सी आप लोगों को हिदायत दी है। आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, एक वैसे कॉमन टर्म है और बड़ी कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज पाई भी जाती है। इसको कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो क्या होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन? क्या ये वो होता है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या जिसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ये इसके सिनोनिमस नहीं है कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है या कुछ ऐसे है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि दवा देने के बाद भी बीपी जो है वो आपका हाई ही चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है? इसकी क्या डेफिनेशन है, क्यों होता है, कौन से लोगों में ज्यादा पाया जाता है, कितनी प्रेवलेंस है, यानी कि कितने प्रतिशत लोगों में पाया जाता है, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इससे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसके कारण रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है, किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और फिर किस तरीके से हम इसको ट्रीट करने में कामयाब होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या होता है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन? इसको कहते हैं हाइपरटेंशन विच इज रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, है ना। आप दवाइयां दे भी रहे हैं लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज या आपके टारगेट बीपी के जो लेवल है 140/90, लेस देन 140/90, उस तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इसकी डेफिनेशन में ये है कि आपने हर वो स्ट्रैटेजी अपना रखी है, यानी कि आपने लाइफस्टाइल मेजर्स भी चल रहे हैं मरीज के, उसके साथ साथ 3 बीपी के ड्रग्स चल रही हैं। 3 बीपी के ड्रग्स का मतलब 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है। अलग अलग क्लास की ड्रग है जिसका अलग अलग मैकेनिज्म है और उसको उसकी प्रॉपर कंप्लीट डोज में दिया जा रहा है, जिसमें कि एक ड्रग डायूरेटिक जरूर है। डायूरेटिक का मतलब है कि ऐसी दवा जिससे कि बहुत पेशाब आए आपको, यानी कि पानी जो वाटर रिटेंशन अगर आपकी बॉडी में है तो वो पेशाब के जरिए से किडनीज उसको एक्सक्रीट कर दे, तो एक डायूरेटिक होना उसमें लाजमी है। उसके अलावा 2 अलग क्लासेस की एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और उसके अलावा लाइफस्टाइल मेजर्स चल रहे हैं। उसके अलावा ये हमने पक्का पता किया है कि पेशेंट अपनी दवाइयां ले रहा है, यानी कि एडहियरेंस प्रॉब्लम या कॉम्प्लायंस प्रॉब्लम नहीं है, मरीज दवाई ले रहा है। और इसमें एक बहुत जरूरी बात और बताने वाली है कि इसको डायग्नोस करते वक्त मरीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, उस क्लास की ड्रग नहीं ले रहा है। और तो ठीक है, तो पेशेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं ले रहा है। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कम से कम 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स लेने के बाद उस मरीज का बीपी अगर मेंटेन हो रहा है तो ऐसे लोगों को हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रेवलेंस कितनी है, यानी कि कितने प्रतिशत लोगों को इस तरीके का रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है? तो देखा जाए तो जितने भी हाइपरटेंसिव्स हैं, जब उनको स्क्रीन किया जाता है तो देखते हैं कि 5 से 30% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको कि हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें कि जो रियल हाइपरटेंसिव हैं, रियल रेजिस्टेंट हाइपरटेंसिव हैं, वो हार्डली 10% लोग ऐसे मिलते हैं जिनको सच में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। अब आ गई बात कि अगर किसी को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है तो उसकी इम्प्लीकेशंस या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि बीपी आपका लंबे समय तक हाई चले जा रहा है, आप दवाइयां ले भी रहे हो, वॉट एवर द रीजन में भी, दवाइयां लेने के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा चल रहा है तो उसके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन या इम्प्लीकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक आपने दवाई ली नहीं ली लेकिन आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। अगर बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा तो उसकी इम्प्लीकेशंस तो होंगी, और जैसा कि मैंने पहले हमेशा बताया है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीकेशंस किसमें होती हैं, आपके हार्ट में या आपकी किडनीज में। तो इसका मतलब रेजिस्टेंट हाइपरटेंसिव जो मरीज है उसको हार्ट में और किडनी में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। अब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं? तो इसमें है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, या वो लोग जिनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या नॉन मॉडिफाइबल जो उसको चेंज कर ही नहीं सकते। तो नॉन मॉडिफाइबल में क्या हुआ, देखिए फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के, ओल्डर एज में ज्यादा चांसेस है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के, ब्लैक रेस में ज्यादा चांसेस है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के, और जिनका बेसलाइन ब्लड प्रेशर जब ज्यादा है ना, जिन लोगों का बेसलाइन बीपी ज्यादा है, यानी कि इनिशियली ही शुरू से ही बेसलाइन ब्लड प्रेशर ज्यादा चल रहा है, उनमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। फिर नॉन मॉडिफाइबल क्या है, यानी कि जिनको आप ये नॉन मॉडिफाइबल है, मॉडिफाइबल वो है जिनको कि आप बदल सकते हो, है ना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रियलिस्टिकली किसी को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, ऐसे मैंने बोला बहुत कम केसेस हैं। कुछ ऐसी चीजें जिसको हम कहते हैं स्यूडो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, यानी कि झूठा पिक्चर दे रहा है कि इस मरीज को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, वेयर ऐसा होता नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशंस में झूठा होता है? एक होती है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, एक होती है नॉन एडियरेंस, एक होती है कि बीपी ठीक से चेक नहीं किया जा रहा, और चौथा होता है ऑस्लर साइन। अब इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? देखिए, एक मरीज है जिसको बीपी की बीमारी है, हाँ, घर पर है तो उसका बीपी नॉर्मल है, जैसे ही क्लिनिक में या हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर के पास तो उसको एक एंजाइटी, डर लग जाता है और उसका बीपी बढ़ने लग जाता है। यानी कि अस्पताल में डॉक्टर के सामने जब आपका बीपी बढ़ रहा है, मेरा जब आप घर में खुद बीपी चेक कर रहे हो वो नॉर्मल है, उसको कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में नहीं आ सकती। ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में नहीं काउंट करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बीपी चेक करना अपने आप में एक आर्ट है। ऐसे नहीं है कि आपने बीपी कैसे भी चेक कर दिया। अगर आप छोटे कप से, अगर पेशेंट की बाजू की गर्द ज्यादा है और आप एक छोटे कप से उसको चेक कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं गलत बीपी की मेजरमेंट गलत आएगी। इसको कहते हैं मेजरमेंट एरर्स। तो गलत मेजरमेंट आएगी, आपको हाई बीपी मिलेगा। तो ये भी चीज हमको ध्यान में देके रखनी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंट की थ्रू एंड थ्रू हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि पेशेंट ढंग से नहीं बताएगा और हो क्या रहा है कि वो नॉन एडियरेंट है, उसने आज दवाई ली, 3 दिन दवाई ली नहीं, उसको याद भी नहीं रहा। तो जो नॉन एडियरेंस है ना, ये सबसे बड़ा नोटोरियस कॉज है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने का। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम कहते हैं ऑस्लर साइन। ये ऑस्लर साइन क्या होता है? होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी जो आर्टरीज है वो ऑस्टिक होती जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम जमा होता रहता है और वो कंप्रेस नहीं हो पाती, तो दे बिकम मतलब इनको हम कंप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है, तो नॉन कंप्रेसिबल हो जाती है। तो जब ये नॉन कंप्रेसिबल हो जाती हैं, जब ये आर्टरीज नॉन कंप्रेसिबल हो जाती हैं, उस टाइम पर तो मॉडिफाइबल वो है जिनको कि आप बदल सकते हो। तो वो कौन से हैं? जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा है किसी को तो उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जो नमक की मात्रा ज्यादा खाते हैं उनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जिनकी किडनी ऑलरेडी फेलियर में चली गई है, यानी कि जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीज है, उनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं।
जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है और डायबिटीज है, उनमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिनका सिर्फ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, यानी कि ऊपर वाला बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। और जिनकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, यानी कि जिनका लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो बड़ा हो गया है, उनमें फिर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आपको ईसीजी से भी पता चल जाएगी, आपको इको से भी पता चल जाएगी, और ये ज्यादातर उन लोगों में है जिनका अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक चल रहा है। उनकी जो है हार्ट की जो मसल्स है ना वो मोटी मोटी हो जाती है, तो वो लेफ्ट साइड की जो हार्ट की मसल है वो हाइपरट्रॉफिड हो जाती है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने से भी लोगों को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस हो जाते हैं। अब क्या कॉजेज हैं, यानी कि किन कारणों के कारण आपको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, कुछ कारण तो जरूर होंगे कि जिनके कारण होगा। तो 58% तो दवाइयां हैं। मैं बताती हूँ कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेने से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। अब वो दवाइयां स्टेरॉइड के फॉर्म्स में हो सकती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि दर्द की दवाइयां, जो लोग बिना सोचे समझे दर्द की दवाइयां लेते रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है आगे जाके रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने का। ये जो बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं ना, दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इनसे आपका बीपी बढ़ सकता है। ये जो प्रोटीन्स बाहर के जो पाउडर्स लेते हैं ना, These are not at all good। कुछ जो हर्बल मेडिसिन भी ले रहे हैं, जिनसेंग, एफेड्रा, इस तरीके की जो दवाइयां खा रहे हैं वेट लूज करने के लिए या कुछ भी, वो आगे जाके आपका बीपी बहुत हाई कर सकती है। कुछ ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं और कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स भी हैं। देखिए, उनमें तो आपको नहीं ही रोक सकते, लेकिन वो भी आपका बीपी ज्यादा बढ़ा सकती है। जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकती है। जो लोग इलिसिट ड्रग्स जैसे कि कोकेन, एम्फेटामिन, इस तरीके की ड्रग्स ज्यादा लेते हैं, उनको भी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होने के चांसेस में ज्यादा हो जाते हैं। जो लोग नेजल डीकंजेस्टेंट्स लेते हैं, यानी कि देखिए आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या कुछ भी आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत है, उसको थोड़े दिन दवाई लो। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन में भी देखती हूँ कि लोग तुम्हें बहुत कहते हैं कि नहीं मुझे वो कफ की दवाई और दे दो, वो दे दो। लोग नहीं समझते कि इससे आप कहीं ना कहीं अपनी वेसो कंस्ट्रिक्शन करा रहे हैं, यानी कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, और उसके चलने से आपको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हुई दवाइयों की बात, जो कि 58% कॉज है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का। फिर है 9% साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं। ठीक है, फिर है आपका 16% वो लोग हैं जो नॉन एडियरेंस है, यानी कि दवाई लेते ही नहीं है। उनको लगता है नहीं नहीं हमें नहीं दवाई खानी, यानी कि दे आर नॉन एडियरेंट टू द ड्रग्स, वो दवा नहीं ले रहे हैं। फिर 5% ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंडरी कंडीशंस हैं। मैं बताऊंगी उनके बारे में क्या सेकेंडरी कॉजेज हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। 1% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी तरीके की डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे कि पेन में है मरीज या एंजाइटी में है मरीज, तो ऐसे लोगों को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। 6% ऐसे लोग हैं जिसका कोई कॉज नहीं पता, और 6% ऐसे लोग हैं जिनको ऑफिस में हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो अब आए अब सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, और अगर आप इन सेकेंडरी कॉजेज को नहीं पकड़ पाते हो तो आपको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि जब आप कॉज को ही नहीं पकड़ पा रहे तो बीपी ठीक होगा ही नहीं। तो कॉज को पकड़ पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक तो सेकेंडरी कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में बताती हूँ मैं आपको, और उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो है OSA, यानी कि स्लीप एपनिया, यानी कि रात में सोते वक्त आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि रात में जब आप सोते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ये ज्यादातर मोटे लोगों में पाया जाता है,
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपका डायाफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ कीमो रिसेप्टर्स भी आपके स्टिमुलेट करते हैं और रात में हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो आपकी बीच बीच में नींद टूटनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट रहने शुरू हो जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट होने से अगर आप उस चीज को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता उनकी वो परेशानी है, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं पॉलीसोम्नोग्राफी, यानी कि नींद का टेस्ट होता है। पेशेंट की नींद का चेक किया जाता है कि वो किस तरीके की नींद ले रहा है, उसको हम कहते हैं पॉलीसोम्नोग्राफी। और पॉलीसोम्नोग्राफी करके हमको पता चलता है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो हम पेशेंट को सीपैप सपोर्ट पर डाल देते हैं और हमको डालना चाहिए भी। दूसरा कॉज है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है, आपके शरीर में किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड है, उसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, अगर उसमें कोई छोटा सा बिनाइन ट्यूमर बन जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा होने से क्या होगा कि वो आपके शरीर से पोटेशियम को तो एक्सक्रीट करता जाएगा, लेकिन सोडियम आपकी किडनी से एक्सक्रीट नहीं होगा। क्योंकि सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो सोडियम क्या करेगा, पानी को भी रिटेन कर देगा, पानी भी नहीं निकल रहा, तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने से क्या होगा कि आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाने से आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्पेशली आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। और इसके लिए हम क्या टेस्ट करते हैं, सीरम एल्डोस्टेरोन का टेस्ट करते हैं, और इसके लिए दवा दी जाती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें कि आते हैं स्पाइरोलेक्टोन और एप्लेरिनॉन। और दूसरा, अगर इन दवाइयों से ना फर्क पड़े तो एडिनोमा की सर्जरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो बिनाइन ट्यूमर है, उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन है। अगर इसको ठीक ना किया जाए तो पेशेंट को रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा कॉज क्या है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि जो किडनी की आर्टरी है वो स्टेनोज हो गई है, वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो गई हो। ठीक है, तो उसके लिए आप कलर डॉपलर कराएंगे या मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करा के, ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जिसको करा के टेस्ट हमको पता चलेगा कि हाँ भाई इस आर्टरी में तो कहीं ना कहीं परेशानी आ गई है और इसमें कंस्ट्रिक्शन हो गई है। तो अगर उसमें कंस्ट्रिक्शन हो गई है तो अब उसको ट्रीट कैसे करोगे, आप उसकी रीवैस्कुलराइजेशन करनी पड़ेगी आपको। फिर है रीनल पेरेन्काइमल डिजीज, यानी कि किडनी में कोई भी डिजीज आपको शुरू हो गया तो उसके लिए आपका GFR गिर जाएगा, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाएगा और क्रिएटिनिन आपका बढ़ जाएगा। तो इसके लिए दवाइयां देके क्लिनिकली हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं बाय क्लिनिकल मैनेजमेंट। फिर है ड्रग इंड्यूस्ड कोई भी चीज है या हैवी अल्कोहल लेने से कोई चीज है, उससे भी आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे कि जो दवाई है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, या अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो अल्कोहल को डिसकंटिन्यू करेंगे। और बहुत कम, हार्डली 1% थायराइड डिसऑर्डर्स में भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके लिए आप T3, T4, TSH, लेकिन स्पेसिफिकली आप T4 और TSH अगर कराकर देखते हैं और उसके बाद थायराइड की ड्रग्स अगर पेशेंट को दे देते हैं तो उससे भी ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो जब ये आर्टरीज नॉन कंप्रेसिबल हो जाती हैं, यानी कि हम इनको कंप्रेस नहीं कर पाते, ओल्ड एज में स्टिफनिंग होने के कारण, उसको कहते हैं ऑस्लर साइन, उसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में नहीं ला सकते। ये तो फिजियोलॉजिकल है, हर व्यक्ति को उम्र के साथ ये चीज हो सकती है, तो इसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में नहीं लाएंगे। तो ये 4 चीजें हो गई जिनको कि हम कहते हैं स्यूडो हाइपरटेंशन।
ठीक है, अब आपने इस चीज को ठीक कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफस्टाइल को एग्रेसिवली चेंज करना है, यानी कि ओबेसिटी जो है उसके लिए आपको वेट रिडक्शन करना है। अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो अल्कोहल को कम करना है। अगर आपके खाने में सोडियम की या नमक की मात्रा ज्यादा है तो आपको सोडियम या नमक को कम करना है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें कहीं कहीं कंडीशन में तो वेसोकंस्ट्रिक्शन है, हाँ, सिंपैथेटिक आउटफ्लो ओबेसिटी में ड्यू टू इंसुलिन। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में क्या है, एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। आपको अपना वेट रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपका वेट ज्यादा रहेगा आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी आएगा, आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मोटे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, इसके चलते इंसुलिन की लेवल ज्यादा है। उससे क्या होगा कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा बढ़ेगी, और सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा होने के कारण आपकी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी वेसल्स में, आपकी जो खून की धमनियां हैं उनमें ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो खून को और ज्यादा प्रेशर से उसमें से निकलना पड़ेगा, जिसके के चलते आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और हो जाता है। फिर है, आप अगर सोडियम या नमक की मात्रा ज्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में नमक और पानी की रिटेंशन ज्यादा हो जाती है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, जिसके चलते फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है कि आपको सोडियम की मात्रा भी कम करनी पड़ेगी। इसी तरीके से ज्यादा अल्कोहल लेने वाले लोग, ज्यादा से मतलब है अगर आप रोज लेते हो या अगर आपने एक बार में बिंज ड्रिंकिंग भी करी है, यानी कि आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक ली है, तो वो भी इक्वली उतना ही बड़ा कल्प्रिट है। तो एक्सेसिव अल्कोहल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। फिर आपके आपको मैंने रेनिन की बात बता दी, सॉरी एल्डोस्टेरोन की बात बता दी। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। एक तो है कि सोडियम और वाटर रिटेंशन आपकी किडनीज कर रही हैं और उससे एक्सेसिव वॉल्यूम हो रहा है, यानी कि एक है एक्सेसिव वॉल्यूम जो कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन से भी हो सकता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से भी हो सकता है, और अगर आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि अगर आपकी किडनी में फेलियर आना शुरू हो रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में आप आ रहे हैं, तब भी ये चीज हो सकती है, यानी कि एक्सेसिव वॉल्यूम शुरू हो जाएगा। तो बॉडी में वॉल्यूम बिल्डअप होना ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आपका वैस्कुलर रेजिस्टेंस से मतलब है कि जब खून को और जोर से रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चलना पड़ता है, उसको कहते हैं वैस्कुलर रेजिस्टेंस। और वैस्कुलर रेजिस्टेंस किन कॉजेस के कारण होगा, अगर आपकी सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज्यादा है तब होगा, एल्डोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है तब होगा, और आपके ब्रेन में एक सिस्टम चलता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, जो आपके बीपी को नियंत्रण में रखता है, वो भी सिस्टम हिल जाता है तब आपका वैस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और दूसरा, जैसे कि मैंने ऑस्लर साइन बताया कि ओल्ड एज में आर्टीरियल रीमॉडलिंग हो जाती है, या किसी और कंडीशन से भी अगर आर्टीरियल रीमॉडलिंग हो रही है तब भी आपका बीपी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब बात ये आई कि आपने ट्रीटमेंट करना कैसे है। तो देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है पेशेंट की। हिस्ट्री से आप ये सब पकड़ में आएगा कि आपका मरीज दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यानी कि ही और शी इज एडियरेंट टू द ड्रग्स और नॉट, क्योंकि 90% जो सबसे बड़ा नोटोरियस कॉज है दैट इज नॉन एडियरेंस, यानी कि मरीज दवाई लेता ही नहीं है ठीक से, ठीक है। और दूसरी बात है, पेशेंट की बड़ी ना नेगेटिव सी सोच हो जाती है, नहीं मुझे दवाइयाँ नहीं लेनी। तो आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट को बहुत सिंप्लीफाई कर देना है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये है कि देखिए, अच्छा तो होता है कि जैसे मैंने कहा कि 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स देते हैं, अगर 3 क्लासेस अलग अलग टैबलेट में दी जाए तो फायदेमंद वो ज्यादा होती है। लेकिन क्योंकि पेशेंट की कॉम्प्लायंस, उसको लगता है 3 गोली ऑल ऑफ अ सडन मेरे को 3 गोली खानी पड़ेगी, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कर देते हैं।
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से मतलब होता है कि वो जो 3 गोलियों का जो सॉल्ट है वो एक गोली में आ जाता है, तो मरीज को लगता है मैं सिर्फ एक गोली खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो उनके मन को बड़ी शांति लगती है। तो इनिशियली उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये चीजें भी हमको करनी पड़ती हैं। फिर पेशेंट और फिजिशियन का एक बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता होना जरूरी है, सो दैट कि जो मरीज है वो अपने डॉक्टर से अपने दिल की बात कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चौथी चीज है पेशेंट को एक एजुकेशन दी जाए, उसको समझाया जाए। फिर उनके बिहेवियर को चेंज किया जाए। बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे? आप पेशेंट को सिखाएंगे कि वो खुद से अपना बीपी चेक करें, 2 या 3 दिन में अपना बीपी चेक करें, उसकी एक डायरी मेंटेन करें। जब वो मरीज आपके पास अगली बार आता है ना ये सब लेके, तो उसको आप रिवॉर्ड दें, यानी कि कुछ शब्दों में अच्छा बोले या कुछ उनको काइंड ऑफ रिवॉर्डिंग देम इन एनी वे व्हाटएवर। बाकी सोशल पूरा स्ट्रक्चर उनकी सपोर्ट के लिए होना चाहिए, नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, फिजिशियंस हों, उनके फैमिली मेंबर्स हों, सो दैट दे कैन गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इन चीज़ों को ऐसे करके बच सकता हूँ या बच सकती हूँ। फिर फाइनली जो है फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करके उनका देखते हैं, हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं जो मैंने आपको बताई कि आप किस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। और फाइनली आ गया ड्रग ट्रीटमेंट। तो देखिए फर्स्ट लाइन में मैंने बोला कि 3 क्लासेस के अलग अलग ड्रग्स लेने जरूरी हैं, जिनमें से कि एक डायोरेटिक होना जरूरी है। तो देखिए डायोरेटिक में आप शुरू में चाहे थायराइड डायोरेटिक ले लीजिए, वो आप ले सकते हैं, और जिसमें कि हाइड्रोक्लोरोथायराइड या क्लोरोथेलिडोन आपने ले लिया। फिर आप एस इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इन दोनों में से कोई एक क्लास का ड्रग ले सकते हैं। फिर आप एक क्लास का ड्रग कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस ऑफ ड्रग हो गई। अगर इसके बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, एग्रेसिव लाइफस्टाइल मेजर्स, डायोरेटिक में थायराइड डायोरेटिक की जगह हम लूप डायोरेटिक प्रेफर करते हैं उस टाइम पर। और तीसरा ड्रग आप जो मर्जी दें, चाहे ARB, ACIs या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो जो भी इनमें से कुछ भी जो भी आप दे रहे हैं वो दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर फिर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज अ वंडरफुल ड्रग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर आता है स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्लिरिनॉन। मिनिमल डोज 25 से 50 मिलीग्राम स्पाइरोनोलेक्टोन देने के बाद भी, यानी कि इतनी कम डोज देने पर भी मरीज को बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वंडरफुल ड्रग एंड रादर इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्रग फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इसीलिए जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तब मैंने ये बोला था कि मरीज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पर नहीं होना चाहिए। अगर उस पर है then it will not be considered as resistant hypertension, because resistant hypertension का जो मेन ड्रग है that is spironolactone और eplerenone, which is actually a very good drug, it does wonders। सिर्फ इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं कि लॉन्ग टर्म में देने से इससे गायनेकोमेस्ट्रिया हो सकता है, यानी कि ब्रेस्ट बढ़ सकती है बॉयज में भी, बॉयज में, इसीलिए गायनेकोमेस्ट्रिया हो सकता है। दूसरा, इस ड्रग देने से थोड़ा सा पोटेशियम लेवल्स आपके ब्लड में ज्यादा हो जाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया होना। ठीक है, और आपको अपनी ड्रग्स को ढंग से कॉम्बिनेशंस में देना जरूरी है। आप सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, जिससे कि सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन कम हो जाए, जो कि आपके ब्रेन पे एक्ट करते हैं। वो ड्रग्स हैं क्लोनिडीन दे सकते हैं या मिथाइल डोपा दे सकते हैं, डायरेक्ट वेसोडायलेटर्स भी दे सकते हैं जैसे कि हाइड्रालिज़िन या मिनॉक्सिडिल भी दे सकते हैं। तो ये सारे ड्रग्स रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में काम आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे वंडरफुल ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टोन। मिनिमल डोज 25 से 50 मिलीग्राम की डोज देने पर भी वो दवा इट कैन डू वंडर्स। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि 3 क्लास के ड्रग देने के बावजूद भी, लाइफस्टाइल मेजर्स देने के बावजूद भी पेशेंट का बीपी उसके टारगेट बीपी पर नहीं आता, यानी कि पेशेंट इज नॉट एबल टू अटेन द ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90। ठीक, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।